हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने सीडीपी का 2 वीडियो डाल दी हूँ जो आपका पूछा गया था 3 और 4 को 2022 को 3/1/2022 और 4/2022। आज मैं 5/1/2022 को जो सीडीपी का क्वेश्चन पूछा गया था उसको बताऊँगी। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको समझना, उसको अपने लेवल पर डेवलप करना, ये आपको आना चाहिए। बिना क्वेश्चन को समझे आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आज इस टाइप से बनाया जा रहा है कि वो आपके समझ के बेस पे ही डिपेंड है। आप सोचिएगा कि रट्टा मार के अगर निकल जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व होगा। तो आइए 5/1/2022 को जो क्वेश्चन पूछा गया था सीडीपी का, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, बच्चों की शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आनुवांशिक बनावट क्या समझते हैं? हमारे पेरेंट्स से जो गुण मिलता है, जैसे कि आँख, किसी का चेहरा मिलता है अपने माता पिता से, तो वो आनुवांशिक बनावट कहलाता है। बच्चे में शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो पूछ रहा है कि ये दोनों सही है और ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो बच्चे की जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, क्या उसमें आनुवांशिकता ही जिम्मेदार होता है बनावट में? तो क्या ये बात सही है? बताइए। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है? जी नहीं। आप जैसे कि आप देखते हैं, आनुवांशिक के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी जिम्मेदार होता है। सिर्फ आनुवांशिकता को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका जो हाइट होता है वो कम होता है, और जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनका हाइट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इन्वायरमेंट भी जिम्मेदार होता है बनावट के लिए। सिर्फ हम आनुवांशिकता और वंशानुगत को ही जिम्मेदार मानकर नहीं चल सकते हैं। तो आइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं। ए और आर दोनों गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म कौशल का उपयोग का एक उदाहरण है? तो पिछले वीडियो में मैं स्थूल कौशल बताई थी, इसमें पूछ रहा है सूक्ष्म कौशल। सूक्ष्म कौशल आपसे पूछ रहा है, फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो शरीर के बॉडी का जो छोटा पार्ट का जो हम यूज करते हैं उसको फाइन मोटर स्किल के नाम से जाना जाता है। तो दौड़ना में तो हम पैर का बड़े पार्ट का यूज करते हैं। चलने में भी हम बड़े पार्ट का यूज करते चलते हैं। घसीट कर लिखना, घसीट के लिखना। उसके बाद कूदने में भी हम क्या करते हैं, बहुत कूदते भी हैं तो हम पैर से करते हैं, और ये बॉडी का बड़ा पार्ट आ जाता है। तो घसीट के जो लिखने में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? उंगली का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, घसीट कर लिखना। अगला देखते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बालावस्था में होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिका की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रश्नों की योजना बना सकता है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल देखना शुरू कर रहा है, जिसने एक पेंसिल और एक नई वस्तुओं को पकड़ा है। तो मध्य बालावस्था जो होता है वो कब आता है? मध्य बालावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 से आपका 12 साल का जो एज होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? मध्य बालावस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस जो एज में होता है बच्चा तर्क करना सीख जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो इस एज में तर्क करने लगता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। फिल्म और विज्ञापन से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। एक सामाजिकरण की संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रभाव डालता है। पहला मीडिया प्राथमिक, दूसरा मीडिया द्वितीयक, दूसरा स्कूल प्राथमिक, चौथा स्कूल द्वितीयक।
फिल्म और विज्ञापन जो होता है ये मीडिया का कार्य करता है और ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सा होता है? हमारा परिवार होता है, जहाँ हम सभ्यता संस्कृति सीखते हैं, अपने व्यवहार करना सीखते हैं, तो वो प्राथमिक अवस्था आ जाता है। और विज्ञापन और फिल्म किस में आ जाता है? मीडिया में आ जाता है। और मीडिया में आ जाता है और मीडिया हमारा किस में है? मीडिया जो है हमारा द्वितीय संस्था के रूप में कार्य करती है। तो मीडिया हमारा क्या आ जाता है? मीडिया, विद्यालय, ये सब क्या है? हमारा द्वितीय संस्था के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये जो है वो प्याजे ने दिया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल का जो एज होता है, टाइम पीरियड होता है, 2 से 7 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और ये जो टाइम पीरियड है इसको किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास है और इसको ये प्याजे के द्वारा दिया गया था। तो इसमें क्या होता है? बच्चा जो होता है इसमें ऑप्शन दिया हुआ अमूर्त सोच की क्षमता होती है, दूसरा है लक्ष्य निर्धारण व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, चौथा परिकल्पना निर्गमात्मक सोच की क्षमता। तो ये जो होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लक्ष्य निर्धारित व्यवहार की क्षमता रखते हैं। आपको याद रखना होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है हमारा स्टेज 2 से 7 साल के एज को कहा जाता है। अगला देखते हैं। प्याजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत ज़रूरी है। गतिशील, लचीला, संचित, अमन्य, सहानुभूति, पारदर्शी, नागरिक, व्यवहारवादी। तो एक टीचर का क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए, ना कि एक ही टाइप से पढ़ाए जा रहे हैं वो पूरे क्लास को बोर कर दिए। टीचर के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे वो बच्चों को समझा सके। अलग अलग TLM का यूज करना चाहिए। हर तरह के बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालक, दृष्टिहीन बालक, जो बोल नहीं सकते हैं, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, जो चल नहीं सकते, सबको समान रूप से समझाने की क्षमता उसमें टीचर में डेवलप होना चाहिए। तभी एक अच्छे क्लास का निर्माण होता है, अदरवाइज बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है। लेव वाइगोस्की के विचार में ये चारों में से क्या है? पहला है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, दूसरा संज्ञान विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, तीसरा है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, चौथा संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो ये जो है लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है। लेव वाइगोस्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज के द्वारा दिया गया प्रमुख उपकरण है जो बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारक जैसे परिवार, समाज, विद्यालय पर भाषा का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। भाषा और संस्कृति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। हमको कुछ भी जाना रहता है तो हम किसके द्वारा सीखते हैं? भाषा के द्वारा ही सीखते हैं ना। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 जो हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? तो अभी हम देखे थे कि कौन से कारक जो हैं बच्चों के सुगम बनाता है। तो समाज, जो सोसाइटी से जब बच्चा जुड़ता है तो वो अलग अलग कस्टम को सीखता है। हमारे समाज में कैसे क्या हो रहा है वो सब वो आसानी से भाषा के द्वारा सीख लेता है। तो सामाजिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन, पुरस्कार से बच्चा कितना सीखेगा? ज़्यादा नहीं सीखेगा। सांस्कृतिक उपकरण से भी कितना सीखेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क और संतुलन, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 पे आप टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम
बाल केंद्रित से क्या समझते हैं? बच्चे के शिक्षा को ध्यान में रखकर अधिगम कराया जाता है। अधिगम से क्या मतलब होता है? सीखना होता है। जब बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर क्लास में उसको पढ़ाया जाता है तो वो कक्षा क्या होता, वो क्लास किस टाइप का होता है? वो बाल केंद्रित कक्षा होता है, वो बाल केंद्रित क्लास होता है, चाइल्ड सेंटर क्लास होता है। आजकल हमारी जो शिक्षा नीति आई है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल दिया गया है, जिससे बच्चे को ध्यान में रखकर उसकी कमियों, उसकी कमजोरियों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है। तो वो एक बाल केंद्रित कक्षा होती है। तो इसका देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? अधिगम। तो इसमें उद्दीपन, प्रतिक्रिया, संगमों का युग्म द्वारा होता है। पुरस्कार और दंड पर निर्भर है? जी नहीं, पुरस्कार और दंड पर बाल निर्भर नहीं है, भी नहीं है। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर और छात्र की भूमिका निष्क्रिय नहीं, पूरी तरह से टीचर पर निर्भर नहीं है। और ये शिक्षक और छात्र सहनिर्मित है। इसमें शिक्षक और छात्र एज अ फ्रेंड अपने प्रॉब्लम को अपने टीचर तक पहुंचाते हैं और टीचर हर संभव प्रयास करता है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बाल केंद्रित शिक्षा में, अधिगम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन 1 है हमारा सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास। दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, कानून और व्यवहार की अभिन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग जो हैं वो हमारा सिद्धांत देते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा सजा और आज्ञाकारिता का सिद्धांत है। एक दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं और उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम को डर पर केंद्रित करता है। तो बच्चे को डर हो जाता है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, जिसकी वजह से वो उस कार्य को नहीं करता है। तो ये सोसाइटी का भय उसको रोक देता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा, प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। भाषाई, प्रकृतिवाद, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक। तो हार्वर्ड गार्डर जो थे वो सोच को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग बताते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो ये जो थे हमारे गार्डनर महोदय, उन्होंने बताया कि उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, जिसमें भाषाई बुद्धि भी एक है। भाषाई बुद्धि के अंदर ऐसे व्यक्ति आते हैं जिसमें भाषा, प्रभाव और अपनी बात को किसी के समक्ष रखने की क्षमता होती है। जैसे कवि और लेखक, इनमें अपनी बात को रखने की क्षमता होती है। वे ऐसे रखते हैं जैसे लोग उसकी बात को समझ सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भाषाई। भाषा के आधार पे ही बच्चे अपने बात को, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। भाषा के द्वारा ही बच्चे अपने बात को रखना सीख पाते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? ऑप्शन 1 ये जो व्यक्तिगत मत मतलब कि अपने मत को रखने के लिए प्रभावी नहीं है। ऑप्शन 1 है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेद का प्रयोग करें, छात्र में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। तो बताइए इसमें क्या लगता है आपको? तो अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, तो इससे मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो ये तो नहीं होगा, ये ऐसा होना चाहिए मतभेद को पहचान कर और सम्मान करें, ये भी मतलब कि ऑप्शन नहीं, ये बात सही है। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, अलग अलग तरह के TLM का यूज करना चाहिए, छात्र में कमियों को पहचानें और इन्हें ठीक करें, ये जो है अपने रणनीति का अच्छा व्यक्तिगत पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। मतभेद जो आ जाता है तो उसको पूरा करने के लिए ये नहीं कर सकते हैं हम, छात्र की कमियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं।
4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वो बोला मैं इसका क्या करूँगा, लड़की गुड़िया से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? ये हमारा सोसाइटी, ये हमारा जेंडर बायस दर्शाता है कि हमारे सोसाइटी जो होते हैं वो रूल पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि लड़का ये काम करेगा और लड़की वो काम करेगी। लड़का को बंदूक चलाना है, उसको गुड़िया से नहीं खेलना, गुड़िया लड़की खेलती है। ये बात सोसाइटी पहले उसके मन में डाल देती है। तो ये जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सीखने के आकलन के बजाय सिखाने के आकलन के लिए क्या करना चाहिए टीचर को। तो सीखने के लिए आकलन क्या होता है? जब हम कुछ चीज़ को सीखते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा, वो हमारा सीखने का आकलन कहलाता है। और सिखाने के लिए आकलन जो होता है, जो हम देखते हैं कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो चीज़ होता है सीखने का आकलन। जैसे कि हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा चीज़ डालेंगे कि वो अच्छा बन जाएगा, तो वो सीखने का आकलन है। और सिखाने के लिए आकलन क्या होता है? वो कैसे अच्छा होगा कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन सा मटेरियल डाल दें, क्या कमी क्या छूट रहा है टेस्ट करने पर क्या छूट रहा है इसमें जो, और इसको बेहतर बनाया जा सके। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रयासों में आकलन को शामिल करें। बच्चा डेली जो भी कर रहा है उसको डेली नोटिस करना, उसी के द्वारा हम उसके आकलन में सुधार कर पाएंगे। डेली हमें पता रहेगा कि बच्चा एक ही मिस्टेक कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो समालोचनात्मक जो थिंकिंग होता है, अगर हम किसी से कुछ पूछ देते हैं और उसको नहीं भी आता है तो वो क्या करता है, वो उस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए उसमें एक जिज्ञासा आ जाती है। तो ये क्वेश्चन को पूछकर बच्चों में क्या किया जाता है? एक जिज्ञासा को जागृत किया जाता है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? और त्रिभुज के 3 कोनों का योग क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। बीजों के अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो ये जो है हमारा पूछ रहा है कि किस तरह से बच्चों के समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए प्रयोग की रूपरेखा तैयार करें। इसमें बच्चे का ज़्यादा दिमाग लगेगा, वो ज़्यादा सोचेगा कि इसे ये होता कैसे है, हवा से अंकुरन कैसे होता है, वो सोचेगा। सोचने से उसका माइंड जो है डेवलप होगा, इससे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आएगा। आगे देखते हैं। एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी ज़रूरत के अनुसार यथाचित संयोजन करता है? समावेशी व्यवस्था मतलब क्या हुआ? विशेष आवश्यकता वाले बालक प्लस समान बालक जो होते हैं वो समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि इसे दृष्टिहीन बालक, मूक बालक जिसको पैर से चलने में दिक्कत है, और जो समान बालक है, सबको मिलाकर एक जगह जो क्लास स्टार्ट किया जाता है वो समावेशी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अभिभावक स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार, छात्र शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार, तो कौन संयोजन करता है? जो समावेशी व्यवस्था है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल छात्र के अनुसार। तो इसमें स्कूल जो होता है कैसा होता है? छात्र के अनुसार होता है। बच्चा के डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर, एबिलिटी और डिसेबिलिटी को ध्यान में रखकर समावेशी कक्षा का समावेशी व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। आगे देखते हैं। वे छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पढ़ाने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ता है। वे जो छात्र हैं उन्हें पढ़ाने और पढ़ने लंबे चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो वो किस रोग से ग्रसित हैं? हमारा जैसे कि डिस्ग्राफिया हो गया। डिस्ग्राफिया में
बच्चे को लिखने में दिक्कत होता है, डिस्कैलकुलिया होता है, उसको जोड़ने घटाने में दिक्कत होता है, तो ये प्रमस्तिक घात, दूसरा गुणज वैकल्प, तीसरा पाठन वैकल्प और चौथा गतिमान विकलांगता। तो पढ़ने और समझने में दिक्कत जो होता है, पाठन वैकल्प डिस्ग्राफिया जो हो जाता है बच्चे को, तो उसको पढ़ने और समझने में दिक्कत होता है, एक बीमारी है ये। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो बच्चे सुविधाहीन हैं, मतलब कि उनके पास सुविधा नहीं है, और जो वंचित हैं, जैसे कि गरीब परिवार से आ गए, किसी को देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, या फिर उनके पास पैसा नहीं है, तो उस टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है हमारा, सभी छात्र में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, छात्र की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। तीसरा, इन छात्रों को एक अलग संकाय ही पढ़ाना चाहिए। चौथा, सभी छात्र के लिए मानवकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी छात्र में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये पहले से डरे रहते हैं, समय रहते हैं। अगर इनको ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे तो ये स्कूल छोड़ के ही भाग जाएंगे। पहले से इनको परिवार की उपेक्षा मिलती है, अपने दोस्तों की उपेक्षा मिलती है, तो टीचर को चाहिए कि एज ए फ्रेंड उसके साथ क्लोज रहें, उसकी बातों को समझे और उसको समझाएं, ताकि वो उनके साथ कंफर्टेबल फील करे और अपने प्रॉब्लम को बताएं, जिससे उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। पहला, सामग्री का प्रस्तुतिकरण। दूसरा, संचार और अभिव्यक्ति। तीसरा, सूचना के दृष्टिकोण। चौथा, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को क्या उपलब्ध नहीं कराना चाहिए? तो ये जो रूढ़िवादिता आता है उसको उपलब्ध नहीं कराया जाता है कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की वो काम कर सकती है, लड़की मैथ नहीं बना सकती, लड़की गुड़िया से खेलती है, लड़का रो नहीं सकता है। ये सब बात टीचर को विद्यालय में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, बल्कि ये बताना चाहिए कि उसकी मम्मी पैसा लेकर आई और उनके पापा और मम्मी दोनों मिलकर घर में खाना बनाए। समानता का भावना बच्चों में लाना चाहिए। तो ये जो आता है हमारा ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता, ये ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ निम्नलिखित में किस प्रावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधा। तो ये जो हमारा 2020 में है, दिव्यांग छात्रों के लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया कर कर। तो ये चारों के द्वारा बच्चे सीखते हैं, सुनकर भी, देखकर भी और क्रिया करके भी बच्चे सीखते हैं। तो इसका चौथा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। आगे देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। अपने अधिगम पर नियंत्रण करने से विद्यार्थी को यह निर्णय लेने में मदद मिलती क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो क्या लगता है आपको, दोनों कथन सही है? और दोनों में क्या भिन्नता आ रही है बताइए। तो ये बात सही है कि विद्यार्थी को सीखने के लिए खुद पर नियंत्रण करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे वह खुद निर्णय ले सके कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करती है। एक ही ऑप्शन 1 जो हो जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, अस्पष्ट हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो और अत्यंत जटिल हो, अर्थहीन हो। तो ये जो हमारा 23 क्वेश्चन है, तो ये जो 23 क्वेश्चन है सांस्कृतिक रूप से
उपयुक्त होना चाहिए, हमारा सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, वैसे गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में आप वैसे गतिविधि को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करना चाहिए जो बच्चे को जो डैश को बढ़ावा दे। निराशा बिल्कुल नहीं, निराशा उनको बढ़ावा दे के टीचर को क्या मिलेगा, वो खुद निराश हो जाएगा। दूसरा, अभिसारी उत्तक, अपसारी सोच, मात्र रटना बिल्कुल नहीं, रट्टाफिकेशन पे तो कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा, ऐसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जिससे शिक्षक को एक ऐसी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जिससे क्या हो सके, अब सारी सोच डेवलप हो सके। अब सारी सोच ताकि अब सारी सोच से क्या मतलब होते हैं, जैसे कि एक बात को बच्चा अलग अलग तरीक़ों से सोच सके, समझ सके। एक ही तरह की बात को ना समझ ले, वो उसको हर एंगल से समझे कि ये ऐसे क्यों हुआ। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, अब सारी चिंतन। आगे देखते हैं। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से डैश गतिविधि है, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय, सामाजिक। तो समकालीन सिद्धांत के अनुसार जो है सीखना प्राथमिक रूप में डैश गतिविधि है। तो सीखना प्राथमिक के रूप में कौन सा, यांत्रिक, व्यवहारवादी, निष्क्रिय, सामाजिक। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो सीखना जो है सामाजिक प्रक्रिया है। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो सीखना क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। आगे देखिए, एक शिक्षक को छात्र के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। दूसरा है, समस्या समाधान की रणनीति अधिगम में सुधार कराती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। तो एक शिक्षक को छात्र के बीच समस्या समाधान रणनीति सुविधा प्रदान करती है। दूसरा, समस्या समाधान की रणनीति अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। तो सही बात है कि समस्या समाधान की रणनीति कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उसमें फिर से सुधार करना, एक सोच को डेवलप करता है। ये दोनों सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ आप जा सकते हैं। आगे देखते हैं। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है, निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। छात्र के बीच भ्रांतियों में महत्वपूर्ण है, मतलब उसके भ्रांति का क्या मतलब, उसको भ्रमित करना। तो ये जो हो जाता है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। छात्र कहाँ भ्रमित हो रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, टीचर को उसको पहचानना चाहिए। इसमें पहचानना उसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। भय तो होना ही नहीं चाहिए, अगर भय हो गया तो वो सीखेगा कैसे। सबसे पहले उसके अंदर से भय को हटाना चाहिए। अधिगम में सुधार करता है, बिल्कुल नहीं, भय से तो कुछ भी नहीं सीख सकता बच्चा, ये गलत हो जाएगा। अधिगम के लिए हानिकारक है, बिल्कुल अधिगम के लिए हानिकारक है। अधिगम के लिए आवश्यक है, जी नहीं, भय कभी नहीं होना चाहिए। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो बहुत प्रभाव डालता है। डर से बच्चा का विकास नहीं हो पाता, वो कुछ सीख नहीं पाता। तो ये क्या हो जाएगा, छात्र में भय का भाव जो है अधिगम के लिए हानिकारक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प छात्र को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प महारत हासिल करने में के लिए प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा? तो ये जो हमारा योग्यता, वो कुछ चीज़ को पाने के लिए ही कुछ सीखता है, तो वो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। अर्थपूर्ण
अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अधिगम को जो है आसान बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित जब वो हो जाएगा तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता, ये गलत हो जाएगा। छात्र के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। पर ये जो है छात्र के बीच में अगर हम प्रतिस्पर्धा कर दें तो ये भी कुछ सही नहीं होगा। वो अगर एक को कम नंबर आता है तो उसका मनोबल गिरेगा, ये भी सही नहीं माना जाता है। दूसरा, विषय वस्तु को रट्टाफिकेशन को तो कहीं भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर जगह इसको नकार दिया गया है। संप्रदाय की समझ को महत्व देना, तो क्या है, क्यों है, कैसे है, इस बात को अगर वो समझेगा तो उसका डेवलपमेंट निश्चित होगा। तो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।